वेलकम टू एफ के सुपर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की। इस लेक्चर में हम देखेंगे जब बॉडी पर फोर्स नहीं लगता है तो क्या बिहेवियर होता है बॉडी में, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। और जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो जाता है तो क्या क्या चेंजिंग आता है, कब मोशन आता है, कितना मोशन आता है, ये एक्सप्लेन किया है न्यूटन साहब ने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। अगर दो बॉडी इंटरेक्ट हो रहा है तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। जो फोर्स इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट होगा डायरेक्शन में। ये न्यूटन साहब ने अपने थर्ड लॉ में एक्सप्लेन किया है कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। डिटेल में तीनों लॉ को अच्छे से समझेंगे। और जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो कितना मोशन है उस बॉडी में, ये हमें लीनियर मोमेंटम बताता है कि अमाउंट ऑफ मोशन कितना है बॉडी के अंदर। लीनियर मोमेंटम एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। डिटेल में समझेंगे लीनियर मोमेंटम को भी, और रिलेशन देखेंगे लीनियर मोमेंटम का फोर्स के साथ। क्योंकि मोशन को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स यूनिट टाइम में रिक्वायर्ड है उसी को हम मोमेंटम बोलते हैं। और जब लार्ज फोर्स अप्लाई होगा फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसको हम इम्पल्स कहते हैं, उसको भी डिटेल में समझेंगे कि इम्पल्स एवरेज फोर्स क्यों होता है, और इम्पल्स का मोमेंटम के साथ भी रिलेशन देखेंगे कि कैसे इम्पल्स ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम इज रिलेटेड, जिसको हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑल्सो नॉन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि इफ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body in motion will continue in motion in a straight line unless and until it is compelled by an external force। जब तक कोई external force अप्लाई नहीं होगा बॉडी अपने स्टेट में होगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में होगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही होगा। यह है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? बॉडी जो है अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता है, इट रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट। और जितना ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट होगा उतना ही रेजिस्ट करेगा अपने स्टेट को चेंज होने में। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। न्यूटन साहब ने भी अपने फर्स्ट लॉ में कहा है कि बॉडी जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगा, उसी स्टेट में रहना चाहेगा। यही इनर्शिया का भी लॉ है कि जो बॉडी है वो अपने स्टेट को जल्दी चेंज नहीं करना चाहता है। डिटेल में समझते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, तब वो बॉडी का बिहेवियर क्या है ये एक्सप्लेन करता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। द टर्म लॉ ऑफ इनर्शिया emphasizes the concept of inertia, which refers to the property of massive object to resist changes in their state of motion or rest। जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ये प्रॉपर्टी है मैसिव ऑब्जेक्ट का अपने स्टेट को न चेंज करने का, अपने स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट करने का। द आइडिया स्टेम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट ऑब्जेक्ट्स नेचुरली मेंटेन देयर करंट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, रेजिस्टिंग एनी चेंजेस अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा बॉडी अपने स्टेट को चेंज करने के लिए रेजिस्ट करेगा, आसानी से चेंज नहीं होने देगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट object
persist in their current state of motion unless compelled to do otherwise by an external force. Whether an object is at rest or in uniform motion, it will continue in that state unless a net external force acts upon it. बॉडी जो है रेस्ट में होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, वो अपने उसी स्टेट में कंटिन्यू करेगा जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो. One crucial insight provided by Newton's first law is that the object will maintain a constant velocity in the absence of net force resulting from unbalanced forces acting on an object. ऑब्जेक्ट जो है वो मेंटेन करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहेगी जब तक नेट फोर्स नहीं है. तो ये भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता है. If the object is already in motion, it will continue moving at the same speed and direction. अगर बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यू करेगा अपने मोशन को उसी स्पीड से और उसी डायरेक्शन में. At the same speed and in the same direction, the object will continue moving. Likewise, if the object is at rest, it will remain stationary. उसी तरीके से अगर बॉडी रेस्ट में है तो ये स्टेशनरी ही रहेगी. ये सब कब बात हो रही है? जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो. However, introducing an additional external force will cause the object's velocity to change responding to the magnitude and direction of the force applied. लेकिन अगर एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स आ गया, ये पिक्चर में आ गया अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट्स के वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट के स्पीड है उसको चेंज कर सकता है, जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकता है. और ये चेंज किस पर डिपेंड करेगा? जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फोर्स का है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना वेलोसिटी चेंज होगी ऑब्जेक्ट में. इट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. अब ये बॉल है, ये स्टेशनरी है तो ये स्टेशनरी ही रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी. इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इट विल स्टे इन मोशन अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. अगर ये बॉल मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगा until and unless net force acts on it. By understanding this fundamental principle, we gain crucial insight into how objects behave independently and how external force influence their motion. अब मोशन की बात आई है तो हम लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे. चूँकि लीनियर मोमेंटम क्या है? अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी. कितना मोशन है बॉडी में. लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी. लीनियर मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी. It is measured in terms of the force required to stop the body in unit time. जो बॉडी मोशन में है तो उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है यूनिट टाइम में, अगर हम उसको निकाल लें, उसको हम फाइंड आउट कर लें तो हम लीनियर मोमेंटम बता सकते हैं कि कितना फोर्स लगा इस बॉडी को स्टॉप करने में इन यूनिट टाइम. तो ये जो मेजर है फोर्स का रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम. बॉडी को स्टॉप करने में कितना फोर्स लगा इन यूनिट टाइम, दैट गिव्स द लीनियर मोमेंटम. इसको हम जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे तो इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे.
कि बॉडी को स्टॉप करने में कितना फोर्स लगा इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, जो फोर्स है वो dp/dt है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इसको हम आगे यूज करेंगे, इस स्टेटमेंट को, इस फॉर्मूले को। It is measured as the product of the mass of the body and its velocity, that is momentum is equal to mass into velocity। और दूसरा और भी वे है लीनियर मोमेंटम को पता करने का, वो है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। If a body of mass m is moving with velocity v, then its linear momentum is given by p is equal to mv। मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। It is a vector quantity and its direction is the same as the direction of the velocity of the body। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन सेम होगा एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है बॉडी का, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो आप पता कर लीजिएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये तो मैग्नीट्यूड पता करने का तरीका हो गया, और जब इसका डायरेक्शन बताना है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही मोमेंटम होगा। जो डायरेक्शन है बॉडी के वेलोसिटी का, वही डायरेक्शन होगा लीनियर मोमेंटम का। यूनिट क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी है तो मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट हो गया। और सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का क्या हो जाएगा m, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो LT-1, तो हो जाएगा डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका MLT-1। Linear momentum is measured in terms of the force required to stop the body in unit time। कितना फोर्स लगेगा उस बॉडी को स्टॉप करने में, वो फोर्स हमें बताएगा कि लीनियर मोमेंटम कितना है। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चल रहा है कि लीनियर मोमेंटम इज द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स लगा उस बॉडी को स्टॉप कराने में, इट मीन्स लीनियर मोमेंटम उतना ज़्यादा है। सो जो लीनियर मोमेंटम का जो दूसरा हमने डिफिनेशन देखा कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो मास एंड वेलोसिटी दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमाइनिंग द लीनियर मोमेंटम, और इन डिटरमाइनिंग द लीनियर मोमेंटम। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा लीनियर मोमेंटम होगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा लीनियर मोमेंटम होगा, और उतनी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा टू स्टॉप द बॉडी इन यूनिट टाइम। सो लीनियर मोमेंटम इज द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स, and mass and velocity is going to play very important role in determining the linear momentum। आगे हम एक सिचुएशन को समझेंगे कि कैसे मास और वेलोसिटी इम्पोर्टेंट है और उसका कितना इम्पैक्ट है फोर्स पे। एक एग्जांपल लीजिए, एक साइकिल है जो 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और किसी टारगेट को हिट किया, और एक ट्रक है जो 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ट्रक की स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकंड, और वो किसी टारगेट को हिट कर रहा है। अब आप बताओ कि किस केस में जो टारगेट हिट हुआ है उसको ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि वेलोसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मास इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑब्वियसली जो ट्रक है जिसका मास बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू साइकिल, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा ऑन हिटिंग द सेम टारगेट ज़्यादा होगा। वेलोसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल एज मास ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ साइकिल की वेलोसिटी ज़्यादा है बट साइकिल का मास बहुत ही कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ द ट्रक।
सो द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स जो टारगेट को मिला है फ्रॉम द ट्रक वो ज़्यादा है। mv इज इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स। अब हम कह सकते हैं कि मोमेंटम क्या है, ये इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स है। mv प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। जो मोमेंटम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उनमें मास और वेलोसिटी का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। mv इज द मोमेंटम। मोमेंटम को हम स्मॉल p से शो करते हैं। यूनिट हमने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिया कि यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैसे आया, चूँकि मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन देखते हैं और मोमेंटम को समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम मोमेंटम। किसका मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा। क्या क्या कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन है एक 100 किलोग्राम व्हीकल मूविंग एट 0.02 मीटर पर सेकेंड। 100 किलोग्राम का व्हीकल है, गाड़ी है जो मूव हो रही है 0.02 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है, 100 किलोग्राम, वेलोसिटी कितना है 0.02, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आएगा दैट विल बी द मोमेंटम। सेकंड क्या है, अ 4 ग्राम वेट मूविंग एट 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक 4 ग्राम का वेट है जो मूव हो रहा है 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड से। पहले सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 4 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी से। थर्ड ऑप्शन क्या, अ 200 ग्राम वेट मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 10⁻⁻6 जूल। एक 200 ग्राम का वेट है जिसका काइनेटिक एनर्जी 10⁻⁻6 जूल है, तो उस केस में मोमेंटम क्या होगा। अलग अलग कंडीशंस इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि कब हमें जो है एक यूनिट में कन्वर्ट करके मोमेंटम निकालना है। अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दे दिया तो हम कैसे मोमेंटम निकालेंगे। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, रूट अंडर ट्वाइस ऑफ m मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये मोमेंटम होता है। आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझाते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है, 20 ग्राम वेट आफ्टर फॉलिंग 1 किलोमीटर। एक 20 ग्राम का वेट है जो गिर रहा है 1 किलोमीटर की हाइट से। मोमेंटम ऑफ बॉडी फॉर गिवन ऑप्शंस आर, सॉल्यूशन है देखते हैं। पहला p इजिकल टू एम वी कर देंगे, सिंपल आपका आ जाएगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, p इजिकल टू एम वी 4 इंटू 10⁻⁻3। इसको आपने ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया तो क्या हो जाएगा मास, 4 इंटू 10⁻⁻3। 10,000 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है तो उसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 100, और इसको जब आप मोमेंटम निकालेंगे मास इंटू वेलोसिटी से दैट कम्स आउट 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। थर्ड में आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ था, मास दिया हुआ, तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 2 इंटू मास गिवन है 0.2, मास गिवन है 200 ग्राम, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.2 kg हो जाएगा, इनटू जो काइनेटिक एनर्जी है 10⁻⁻6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.3 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब काइनेटिक एनर्जी है तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे, रूट अंडर ट्वाइस ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम आगे ड्राइव करके भी आपको समझाएंगे। जो d है, जो 20 ग्राम वेट आफ्टर फॉलिंग 1 किलोमीटर, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √2gh हो जाएगा। जब कोई चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आ रही है तो वेलोसिटी क्या होता है, √2gh, उसको यूज़ करेंगे और मोमेंटम हो जाएगा p इजिक्वल टू m√2gh। m 20 ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा तो 20 इंटू 10⁻⁻3 इंटू √2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लिया आपने। h जो है 1 किलोमीटर है, 10⁻3 मीटर हो जाएगा, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.82 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इस एक्सरसाइज को सोल्व करने का मेरा मकसद था कि आपको कैसे
यूनिट को ध्यान रखना है और फॉर्मूला को ध्यान रखना है और उसको यूज करना है। सो फॉर ऑप्शन डी मोमेंटम इज मैक्सिमम। यहां पर मोमेंटम किसका ज्यादा आ रहा है? ऑप्शन डी का m√2gh है, उसका ज्यादा मोमेंटम है। सो फॉर ऑप्शन डी मोमेंटम इज मैक्सिमम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? This section will explain Newton's second law of motion, which provides a deeper understanding of how bodies respond to external forces. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कब तक था? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया है तब न्यूटन साहब का सेकंड लॉ पिक्चर में आता है। और जो सेकंड लॉ है, इट प्रोवाइड्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बॉडीज रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फोर्सेस। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन। जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आया बॉडी में, उसके बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा? मास और एक्सेलरेशन के, जो फोर्स की वजह से आया है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है। मैथमेटिकली वी एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ एज फॉलोज। कैसे दिखाते हैं हम? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Here F represents the force, m is the object's mass and a is the acceleration produced. क्योंकि फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन हुआ, तो कितना एक्सेलरेशन हुआ ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने हमें क्या बताया कि जो फोर्स है वो मास टाइम एक्सेलरेशन होता है। दिस इक्वेशन रिवील्स दैट the acceleration of an object is directly proportional to the magnitude of the net force applied on the same direction as the force and inversely proportional to the object's mass. ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्ट्स मास के। ये ध्यान रखिएगा, ये इस इक्वेशन से हमें फाइंड आउट हुआ है। अब यहाँ देखिए, एक बॉल है, उस पर फोर्स लगाया, बॉल मूव होने लगी। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उस बॉल के अंदर उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। बाय अंडरस्टैंडिंग न्यूटन सेकंड लॉ, we can determine how much an object will accelerate when subjected to a specific net force. न्यूटन सेकंड लॉ को समझने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि कितना ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन आएगा, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा जब उस पर एक नेट फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो जब नेट फोर्स अप्लाई होगा तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन आएगा, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चलता है। With the second law, we gain a quantitative understanding of how external force impact the motion of objects based on their mass and the resulting acceleration they experience. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग आती है कि इस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन आया है। How external force impact the motion of object based on their mass and the resulting acceleration they experience. जब मोमेंटम को समझ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि जो मोमेंटम है, the force required to stop the body is the momentum. हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, F is equal to dp by dt. और हमने सेकंड लॉ से पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अब हम ये देखेंगे कि कैसे उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कि जो फोर्स है रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मोशन गिव्स द
अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मोमेंटम, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन को प्रूफ करेंगे। F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी, क्योंकि मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी होती है, तो P की जगह पे, मोमेंटम की जगह पे हमने डाल दिया एम वी, तो डी एम वी अपॉन डी टी। जब इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं एम डी वी बाई डी टी, एम डी वी बाई डी टी ऑन रीअरेंजिंग, और डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, डी वी बाई डी टी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डी वी बाई डी टी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, तो फोर्स क्या हो गया, मास टाइम एक्सेलरेशन। यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी हमको समझ में आया, और इसको हमने मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को यूज करके ड्राइव भी करके देख लिया। एक क्वेश्चन देखते हैं, अ ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ऑन दिस डस्ट इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 50 किलोग्राम पर मिनट। एक ट्रेन है जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और उस पर जो डस्ट है वो गिर रहा है 50 किलोग्राम पर मिनट के रेट से। The extra force required to move this train with constant velocity will be, क्या होगा एक्स्ट्रा फोर्स, ताकि ट्रेन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहे। तो यहां हमने देखा कि फोर्स इज इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी, यहां देखा हमने फोर्स इज इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर मास क्या है कि वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो यहां पर इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ऑप्शन गिवन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। तो F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी। इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं वी डी एम बाई डी टी, क्योंकि यहाँ मास चेंज हो रहा है, और डी एम बाई डी टी हमें पता है 50 किलोग्राम पर मिनट है। इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 50 अपॉन 60 हो जाएगा डी एम बाई डी टी, और वेलोसिटी भी पता हमें 20 मीटर पर सेकंड, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू 50 बाई 60, दैट कम्स आउट on solving 16.66 Newton. So option A is the correct, 16.66 Newton. Newton's third law of motion. Newton's third law of motion क्या है? To every action there is equal and opposite reaction. अगर आपने बॉल को पे फोर्स लगाया है तो बॉल भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा, because the force always exists in pair. Newton's third law of motion states that for every action there is equal and opposite reaction. When two bodies interact, they apply force on each other that are equal in magnitude and opposite in direction. जब दो बॉडी इंटरेक्ट करते हैं तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स क्या होता है, बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आपने बॉल पे फोर्स लगाया तो बॉल ने अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स आप पे अप्लाई किया। दिस लॉ हाईलाइट्स द कॉन्सेप्ट दैट फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। ये लॉ हाईलाइट करता है कि जो फोर्सेज है ना वो हमेशा पेयर्स में ही अकर होते हैं। जैसे आपने फोर्स लगाया अर्थ पे, तो अर्थ जो है आप पे फोर्स लगाएगा। To illustrate this principle, consider the example of a book resting on a table. As the book applies a downward force equal to its weight on the table in turn exerts an equal and opposite force on the book. This occurs because the book slightly deforms the table's surface, causing the table to push back on the book, much like a compressed spring releasing its energy. एक बुक टेबल पे है तो जितना फोर्स वो टेबल पे लगा रहा है, टेबल भी बुक पे सेम फोर्स लगा रहा है, तभी चीज़ें बैलेंस्ड हैं। According to Newton's third law,
द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और ये थर्ड लॉ एक्सप्लेन करता है कि जो टोटल मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि जितना फोर्स आपने लगाया उसने उतना फोर्स आपको लगा दिया, तो फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए, नलिफाई हो गए। This means that in any interaction, the total momentum before and after the interaction remains the same regardless of the forces involved. किसी भी इंट्रैक्शन में जो टोटल मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रैक्शन वो बराबर होता है, सेम होता है, चाहे वो जितनी फोर्सेस भी इन्वॉल्व्ड हो, जितनी भी फोर्सेस लग रही हो, सारे इंट्रैक्शन में टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रैक्शन always remain the same regardless of the forces involved। और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं कॉलिजन में। चूँकि एक बॉडी दूसरे से टकराई, दूसरे से इंट्रैक्ट हुई, तो आफ्टर इंट्रैक्शन एंड बिफोर इंट्रैक्शन द टोटल मोमेंटम रिमेन्स द सेम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो न्यूटन्स लॉ है ना, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? Newton's laws are valid only in inertial frames of reference. A frame of reference which is at rest or which is moving with a uniform velocity along a straight line is called an inertial frame of reference. वो frame of reference जो rest पे हो तो inertial frame of reference है, या फिर अगर मूव कर रहा है तो मूव कैसे कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो हम उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। वो मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, देन इट इज़ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेस्ट है तो अच्छी बात है। Inertial frame of reference are also called unaccelerated frame of reference or Newtonian or Galilean frame of reference. Inertial frame of reference को हम unaccelerated frame of reference भी कहते हैं, Newtonian frame of reference भी कहते हैं, Galilean frame of reference भी कहते हैं। Ideally, no inertial frame exists in universe. For practical purpose, a frame of reference may be considered as inertial if its acceleration is negligible with respect to the acceleration of the object to be observed। अगर जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है और उसके रेस्पेक्ट में जिस फ्रेम में आप उसको देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन अगर नेग्लिजिबल है, तो हम उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कंसीडर करेंगे। बिकॉज आइडियली कोई भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ को। Newton's first law, also known as law of inertia, moving object keep moving and object at rest stay at rest। पहला लॉ क्या है कि बॉडी जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट को वो मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मूव कर रहा है तो इट विल कीप ऑन मूविंग अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ये स्टेट कब तक रहेगा? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना हो। तो जिस स्टेट में पहले बॉडी था उसी स्टेट में रहेगा। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है और लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। न्यूटन्स सेकंड लॉ, एक्सप्रेस्ड एज फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक क्वांटिटेटिव स्टडी देता है फोर्स के बारे में कि उस फोर्स से उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन आया, इसको एक्सप्लेन करता है न्यूटन्स सेकंड लॉ। मोर फोर्स मीन्स मोर एक्सेलरेशन, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उसके अंदर उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। मोर मास मीन्स लेस एक्सेलरेशन, और मास जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, सो मोर मास मीन्स लेस एक्सेलरेशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम एक्शन रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इफ एन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object exerts an equal and opposite force on the first।
एक बॉडी दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगा, जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये न्यूटन्स के लॉज हैं, इसको हमने आपको फिर से रिवाइज करा दिया। न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। इम्पल्स, इम्पल्स क्या है? अगर लार्ज फोर्स एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इम्पल्स। When a large force works on a body for a very small time interval, it is called impulsive force. An impulsive force doesn't remain constant but changes first from 0 to maximum and then from maximum to 0. Impulsive force जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ये पहले 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा फिर मैक्सिमम से 0 को आएगा। It changes first from 0 to maximum and then from maximum to 0. In such case, we measure the total effect of the force. इस केस में, इम्पल्स के केस में, हम टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स को मेजर करते हैं कि उस फोर्स की वजह से क्या टोटल इफेक्ट आया है। Impulse of a force is a measure of the total effect of force. Because it acts for a very short time and the force is very large. So we measure total effect of the force. Mathematically it is expressed as I is equal to integration T1 to T2 F dt. Impulse is a vector quantity and its direction is same as that of force. Impulse भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास टाइम एक्सेलरेशन, तो mlt माइनस 2 हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या आ गया? mlt माइनस 2 इंटू f इंटू डी टी है, इम्पल्स इंटू टी करेंगे तो ये जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? mlt माइनस 1। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इम्पल्स का? mlt माइनस 1। फोर्स टाइम ग्राफ पे इम्पल्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर द एफ टी कर्व। अगर फोर्स टाइम ग्राफ है तो फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर जो कर्व है उसके अंदर का जो एरिया होगा इम्पल्स कहलाएगा। इम्पल्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर एफ टी कर्व। जो फोर्स टाइम ग्राफ है, कर्व के अंदर का जो एरिया होगा दैट विल बी द इम्पल्स। If you plot a graph between force and time, the area under the curve and the time axis gives the value of impulse. Impulse momentum theorem. How impulse and momentum is connected? इस थ्योरम के जरिए हम समझते हैं। The impulse of a force is equal to the change in momentum. Impulse क्या है? Change in momentum है। Impulse is equal to the change in momentum. The statement is known as impulse momentum theorem. और यही स्टेटमेंट क्या है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। इम्पल्स और मोमेंटम के रिलेशन को समझाता है कि इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एंड दिस स्टेटमेंट इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ये हमने समझा कि फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। dt को f की तरफ लाया तो f इंटू डी टी हो गया, dt को f की तरफ लाया तो f इंटू डी टी हो गया, और इधर क्या रह गया? dp रह गया, dt चला गया f के साइड में, तो f इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। इंटीग्रेशन f dt का इंटीग्रेशन क्या है? t1 से t2 और dp का इंटीग्रेशन p1 टू p2। सो I इज इक्वल टू P2 माइनस P1 और चेंज इन मोमेंटम कैसे शो करते हैं? डेल्टा P से। सो I इज इक्वल टू P2 माइनस P1 दैट इज डेल्टा P। इस तरीके से मोमेंटम और इम्पल्स कनेक्टेड है। इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।